15 मार्च 2026 तक केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, भूतपूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स और सशस्त्र बलों से जुड़े लाखों परिवारों के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है और जिनकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। वेतन, पेंशन, महंगाई राहत, लंबित एरियर, अतिरिक्त पेंशन, 8वें वेतन आयोग, मिलिट्री सर्विस पे, बैंक रिकॉर्ड, पेंशन अदालत और न्यायालय में चल रहे मामलों को लेकर लोगों के मन में उम्मीद भी है, सवाल भी है और कहीं ना कहीं भ्रम भी है। ऐसे समय में सबसे जरूरी बात यही है कि हर विषय को धैर्य से, तथ्यों के आधार पर और साफ समझ के साथ देखा जाए ताकि कोई भी व्यक्ति अधूरी जानकारी के कारण परेशान न हो। सबसे पहले उस मामले को समझना जरूरी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रति सख्त रुख दिखाया है। यह मामला उन कैडेट्स और जवानों से जुड़ा हुआ है जो ट्रेनिंग के दौरान घायल हुए या स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए, लेकिन उन्हें सवाल उठाया है कि जो युवा देश की सेवा की तैयारी करते हुए घायल हो गए, जिनका भविष्य उसी दौर में प्रभावित हो गया, उनके मामलों में अंतिम निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों की गई। अदालत ने यह संकेत भी दिया है कि यदि जल्द ठोस फैसला नहीं लिया गया तो रक्षा सचिव और वित्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ सकता है। यह केवल कानूनी बहस नहीं है, यह मानवीय जिम्मेदारी का विषय भी है। ट्रेनिंग के दौरान घायल हुआ कोई भी युवा केवल फाइल का हिस्सा नहीं होता, उसके पीछे एक परिवार होता है, उसका भविष्य होता है, उसकी आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न होता है और उसकी चिकित्सा व पुनर्वास की जरूरतें होती है। अगर देश सेवा की राह में किसी ने अपनी सेहत खो दी तो उसके लिए स्पष्ट, संवेदनशील और समयबद्ध व्यवस्था होना ही चाहिए। यही वजह है कि यह मामला देश भर में ध्यान खींच रहा है और अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 को होने की बात सामने आ रही है। आने वाले दिनों में इस दिशा में जो भी कदम उठेंगे वे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उनका असर केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि नीति और न्याय दोनों स्तरों पर बड़ा संदेश देगा। अब पेंशन से जुड़ी उस बड़ी चर्चा पर आते हैं जो मार्च और अप्रैल 2026 के भुगतान को लेकर लगातार चल रही है। बहुत से पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं कि मार्च महीने की पेंशन कब मिलेगी, क्या उसमें संशोधित डीआर जुड़ पाएगा और क्या अप्रैल में ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें उन्हें अधिक राशि प्राप्त हो। सामान्य रूप से मार्च महीने से संबंधित भुगतान अप्रैल के शुरुआती दिनों में आता है, इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि मार्च की पेंशन 1 से 3 अप्रैल 2026 के बीच मिल सकती है। अभी जो व्यावहारिक अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मार्च का भुगतान 58% डीआर के आधार पर दिखाई दे। यदि सरकार 20 मार्च 2026 से पहले नई डीआर दर की आधिकारिक घोषणा कर देती है और लागू करने की प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है तो कुछ परिस्थितियों में इसका प्रभाव जल्दी दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी तक जो स्थिति समझ में आती है उसमें मार्च की पेंशन पुरानी दर के हिसाब से आने की संभावना अधिक मानी जा रही है। इसके बाद अप्रैल महीने की नियमित पेंशन जो सामान्य रूप से महीने के अंत में मिलती है 30 अप्रैल 2026 के आसपास आ सकती है। यदि तब तक नई डीआर दर लागू हो जाती है तो अप्रैल की पेंशन संशोधित दर के अनुसार मिल सकती है और जनवरी 2026 से प्रभावी होने की स्थिति में जनवरी, फरवरी और मार्च का अंतर भी एरियर के रूप में जोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि बहुत से पेंशनर्स अप्रैल को राहत वाले महीने की तरह देख रहे हैं, लेकिन यहां संतुलन बनाए रखना जरूरी है क्योंकि अंतिम स्थिति हमेशा आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होती है। इसी तरह की सटीक जानकारी आगे भी चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। अब उस मुद्दे पर बात करते हैं जिस पर सबसे ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं और वह है मिलिट्री सर्विस पे, यानी एमएसपी। सोशल मीडिया पर कुछ जगह यह दावा किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में एमएसपी बंद कर दी जाएगी,
लेकिन उपलब्ध व्यवस्था, पिछले ढांचे और व्यावहारिक तर्क को देखें तो ऐसा दावा इस समय मजबूत आधार पर टिकता हुआ नहीं दिखता। मिलिट्री सर्विस पे सशस्त्र बलों के जवानों और जेसीओ को उनकी विशेष जिम्मेदारियों, कठिन परिस्थितियों, जोखिमपूर्ण ड्यूटी और सेवा की अलग प्रकृति को ध्यान में रखकर दी जाती है, जिसे बिना गंभीर समीक्षा और स्पष्ट औचित्य के हटाया जा सके। 8वें वेतन आयोग से जुड़े सवालों में स्वाभाविक रूप से यह भी शामिल है कि सशस्त्र बलों के वेतन और भत्तों की भविष्य की संरचना कैसी होगी, साथ किन मदों में संशोधन होगा, किन विसंगतियों को सुधारा जाएगा और किन तत्वों को मजबूत किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने इन प्रश्नों को ही अंतिम निर्णय की तरह पेश करना शुरू कर दिया और यही से भ्रम पैदा हुआ। वास्तविकता यह है कि किसी भी वेतन आयोग का काम वेतन संरचना की समीक्षा करना, विसंगतियों को समझना और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन सुझाना होता है। पहले भी विभिन्न वेतन आयोगों में ऐसे तत्वों की राशि और संरचना में बदलाव हुए हैं, इसलिए अधिक स्वाभाविक संभावना यही मानी जाती है कि भविष्य में एमएसपी पर पुनर्विचार वृद्धि, संशोधन या पुनर्संरचना के रूप में हो सकता है। सीधे समाप्ति के रूप में नहीं, सेवा में मौजूद जवानों, सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य पेंशन से जुड़े परिवारों को यह समझना होगा कि हर वायरल संदेश अंतिम सत्य नहीं होता। आधिकारिक सिफारिशें, सरकारी निर्णय और स्वीकृत आदेश ही अंतिम स्थिति तय करते हैं। इसीलिए डर फैलाने वाली बातों से बचना चाहिए और तथ्यों के साथ चलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी संवेदनशील जानकारी बिना भ्रम, बिना सनसनी और पूरी समझ के मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अब 20 मार्च 2026 को होने वाली पेंशन अदालत की बात करते हैं, जिसे पेंशनर्स के लिए एक अहम अवसर माना जा रहा है। ऐसे मंचों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहां भूतपूर्व सैनिक भी, फैमिली पेंशनर्स और अन्य पेंशन धारक अपनी समस्याओं को सीधे संबंधित अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। नहीं आ रही, बैंक रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, पीपीओ में नाम, जन्मतिथि, पारिवारिक विवरण या अन्य जानकारी में त्रुटि है, एरियर अटका हुआ है या ओआरओपी से जुड़ी कोई समस्या बनी हुई है, तो ऐसे मामलों को वहां व्यवस्थित तरीके से उठाया जा सकता है। इस तरह की सुनवाई की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि शिकायत केवल आवेदन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उचित स्तर पर पहुंचती है। जब संबंधित अधिकारी सामने होते हैं तो कई मामलों में समाधान की प्रक्रिया तेजी पकड़ सकती है। बहुत से पेंशनर्स महीनों तक बैंक रिकॉर्ड, कार्यालय, संबंधित विभाग और अन्य संस्थानों के बीच चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन एक साझा मंच पर मामला रखने से रास्ता साफ हो सकता है। जो लोग ऐसी सुनवाई में जाने की सोच रहे हैं, उन्हें अपने दस्तावेज पूरी तैयारी के साथ ले जाने चाहिए। पीपीओ की कॉपी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन संबंधी आवेदन, पिछले पत्राचार की प्रतियां, ओआरओपी से जुड़े कागजात, फैमिली पेंशन के मामले में पारिवारिक प्रमाण और जो भी दस्तावेज मामले को स्पष्ट करते हो, उन्हें साथ रखना लाभदायक रहेगा। जितनी व्यवस्थित तैयारी होगी उतनी ही बात मजबूत तरीके से रखी जा सकेगी। इसलिए केवल उम्मीद लेकर न जाए, दस्तावेजों की तैयारी भी पूरी रखे। और अगर ऐसी उपयोगी बातों से आपको मदद मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक समर्थन सही जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत काम आता है। अब पेंशनर्स की सुविधा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं, जिसका असर बहुत व्यावहारिक है। यह कहा जा रहा है कि पेंशनर्स की बैंक पासबुक के पहले पेज पर पीपीओ नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर पहला पेज दोबारा प्रिंट करके।
सही विवरण अंकित किया जाना चाहिए। देखने में यह छोटा बदलाव लगता है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। कई बार मूल पीपीओ दस्तावेज खो जाता है, पुराना होकर खराब हो जाता है या लंबे समय बाद जरूरत पड़ने पर आसानी से नहीं मिलता। ऐसे में डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकलवाना, सत्यापन कराना या विभागीय प्रक्रिया पूरी करना कठिन हो जाता है। यदि पासबुक के पहले पेज पर ही पीपीओ नंबर दर्ज हो, तो भविष्य में कई प्रशासनिक और बैंकिंग परेशानियां काफी हद तक आसान हो सकती हैं। बैंक में सत्यापन, रिकॉर्ड खोज, भुगतान संबंधी जांच, पेंशन खाते की पुष्टि और विभागीय समन्वय जैसी प्रक्रियाओं में यह नंबर अत्यंत उपयोगी होता है। खासतौर पर बुजुर्ग पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए यह व्यवस्था अतिरिक्त राहत देने वाली साबित हो सकती है। इसलिए अगली बार जब भी बैंक जाए तो यह अवश्य जांच ले कि आपकी पासबुक में पीपीओ नंबर साफ दर्ज है या नहीं। यदि नहीं है तो विनम्रता के साथ बैंक से सुधार का अनुरोध करें। यह एक छोटा कदम है, लेकिन भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा सकता है। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिस पर लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लगातार चर्चा बनी हुई है, और वो है 18 महीने के लंबित एरियर का सवाल। यह विषय इसलिए इतना बड़ा बन गया है क्योंकि इसका सीधा संबंध आर्थिक राहत से है। बताया जा रहा है कि सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि यदि लंबित बकाया राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जाए तो कुल वित्तीय भार कितना होगा। यह प्रश्न केवल आंकड़ों का नहीं है, बल्कि यह तय करने वाला तत्व भी है कि सरकार इस विषय को किस नजर से देख रही है। किसी भी बड़े भुगतान मामले में संभावित देनदारी का आकलन स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि सरकार इस बारे में जवाब दाखिल करती है तो आगे की प्रक्रिया उसी आधार पर बढ़ सकती है। बहुत से कर्मचारी और पेंशनर्स इस उम्मीद में हैं कि यदि मामला उनके पक्ष में जाता है तो उन्हें लंबित राहत मिल सकती है। लेकिन यहां भी संतुलन बेहद जरूरी है। जब तक अंतिम आधिकारिक निर्णय सामने ना आ जाए, तब तक किसी भी दावे को निश्चित परिणाम नहीं माना जाना चाहिए। उम्मीद रखना स्वाभाविक है, लेकिन अंतिम स्थिति आदेश, अधिसूचना या स्पष्ट सरकारी निर्णय के बाद ही तय मानी जाती है। इस विषय में भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि लंबित राहत मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तविक निर्णय प्रक्रिया को समझे बिना निष्कर्ष निकाल लेना उचित नहीं होगा। इसलिए धैर्य रखें, दस्तावेजी प्रगति पर नजर रखें और केवल सत्यापित जानकारी को ही माने। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हर अहम मुद्दे की परत दर परत जानकारी मिलती रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे के दिन बहुत निर्णायक हो सकते हैं। अब अतिरिक्त पेंशन के विषय को समझना जरूरी है, क्योंकि यह वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ती है वैसे वैसे चिकित्सा खर्च बढ़ते हैं, नियमित आवश्यकताएं बढ़ती हैं, देखभाल की जरूरत बढ़ती है और आर्थिक स्थिरता का महत्व भी बढ़ जाता है। इसलिए अतिरिक्त पेंशन का विषय केवल वित्तीय गणना नहीं है, बल्कि जीवन की गरिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत से परिवार इस अतिरिक्त राशि पर अपनी दवाइयों, जांच, घरेलू जरूरतों और देखभाल की व्यवस्था को संतुलित करते हैं। यही कारण है कि वरिष्ठ पेंशनर्स की हर श्रेणी को समझना बहुत जरूरी है, चाहे बात डीआर की हो, एरियर की हो, अतिरिक्त पेंशन की हो, फैमिली पेंशन की हो या बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़ी किसी सुविधा की। हर तत्व का महत्व अलग अलग परिस्थितियों में सामने आता है। जो लोग अभी इस विषय को सामान्य समझ रहे हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि समय के साथ यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए अपने रिकॉर्ड, आयु संबंधी प्रमाण और पेंशन दस्तावेज व्यवस्थित रखना हमेशा फायदेमंद होता है। अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा की बात करें तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच स्वाभाविक रूप से बड़ी उत्सुकता बनी हुई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि भविष्य का फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है।
वेतन संरचना में कितना बदलाव संभव है, किन भत्तों में संशोधन हो सकता है, पेंशन पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या इससे विभिन्न श्रेणियों की विसंगतियों में राहत मिल सकती है। लेकिन इस चरण पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इतना जरूर कहा जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग का प्रभाव व्यापक होगा। वेतन आयोग केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पेंशन संरचना, पारिवारिक लाभ, भत्तों की व्याख्या और भविष्य की वित्तीय व्यवस्था तक पहुंचता है। इसीलिए हर वर्ग की नजर इस प्रक्रिया पर बनी हुई है। लेकिन यहां फिर वही सावधानी जरूरी है। कोई भी वायरल दावा, कोई मनचाहा अनुमान, कोई अधूरी तालिका या कोई अपुष्ट ग्राफिक अंतिम सत्य नहीं होता। अंतिम स्थिति हमेशा सिफारिशों, सरकारी स्वीकृति और लागू होने वाली अधिसूचनाओं से ही स्पष्ट होती है। इसलिए धैर्य रखिए, दस्तावेजी स्थिति देखिए और भ्रामक दावों से दूरी बनाइए। अगर आपको लगता है कि ऐसी गंभीर जानकारी और ज्यादा लोगों तक जारी चाहिए तो वीडियो को पसंद जरूर कीजिए। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि लोग अफवाह और तथ्य के बीच का फर्क समझे। तेज आवाज में कही गई बात हमेशा सही नहीं होती और वायरल हो जाना किसी जानकारी को प्रमाणित नहीं बना देता। असली स्थिति वही होती है जो दस्तावेज, आधिकारिक आदेश, न्यायिक रिकॉर्ड, विभागीय पत्र और लागू प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट हो। इसलिए हर व्यक्ति को यह आदत डालनी होगी कि वह किसी भी बड़े दावे पर तुरंत विश्वास ना करे, बल्कि उसका आधार समझे। खासकर पेंशन, एरियर, डीआर, सैन्य लाभ, फैमिली पेंशन, ओआरओपी, बैंक रिकॉर्ड और वेतन आयोग जैसे मुद्दों में तो और भी ज्यादा सावधानी चाहिए, क्योंकि या छोटी सी गलतफहमी भी लोगों की उम्मीद, योजना और आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकती है। आने वाले दिनों में 20 मार्च 2026 और 24 मार्च 2026 जैसी तारीखें विशेष ध्यान देने योग्य है। एक तरफ पेंशन अदालत का मंच है, जहां व्यावहारिक समस्याओं को उठाने का अवसर है, और दूसरी तरफ न्यायालय की सुनवाई है, जहां नीति और न्याय के स्तर पर महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। इन दोनों दिशाओं में होने वाली प्रगति लाखों लोगों की उम्मीदों से जुड़ी हुई है। इसलिए इस समय सबसे बेहतर रवैया यही है कि लोग तैयार रहे, अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें, अपने रिकॉर्ड सही करें, बैंक विवरण जांचें, पीपीओ की जानकारी व्यवस्थित रखें और जो भी जानकारी मिले उसे आधिकारिक आधार पर परखें। सिर्फ चर्चा से समाधान नहीं आता, तैयारी से भी आता है। सिर्फ उम्मीद से राहत नहीं मिलती, सही रिकॉर्ड और सही मंच पर पहुंचने से भी मिलती है।